हेलो नमस्कार, मैं आपके एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ मानव संसाधन। उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो अभ्यास प्रश्न मान सकते हैं आप इनको। और केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आ गई हैं, टीजीटी पीजीटी में हैं और पीआरटी की जो वैकेंसी है। उम्मीद है सभी बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है बच्चों। ये 4 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है। तो आप अपना फॉर्म भरें। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी जानकारी दूं तो एक वीडियो बना दूंगी। इसके लिए आप एक कमेंट करें कि कौन सी वैकेंसी आई हैं। नवोदय विद्यालय की और केंद्रीय विद्यालय की, पीजीटी पीआरटी की हैं, टीजीटी की हैं, पीजीटी की हैं और जो अदर सेक्शन होते हैं उनकी भी वैकेंसी, और काफ़ी बल्क संख्या में यानी काफ़ी बहुत सारी संख्या में वैकेंसी आई हैं। पूरी जानकारी के लिए मैं वीडियो डाल दूँगी। लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है बच्चों, फॉर्म जो नोटिफिकेशन है वो भी आ गया है, फॉर्म निकल चुके हैं और 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। हम उसी की तैयारी करा रहे हैं। तो आज जो मैंने मानव संसाधन से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं बच्चों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये। टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों में ही आएंगे, ठीक है। और जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है, किसी की भी वैकेंसी से है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर भी आएंगे। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? उत्तर है इसका बच्चों, मैं सामने से आपको इसके क्वेश्चन करा रही हूँ। लोगों को एक संसाधन समझा जाता है क्योंकि प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थ तभी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं जब लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को संसाधित करके उपयोगी पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन एकमात्र ऐसा संसाधन है जो संसाधनों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या आवश्यक है। अब इसको कैसे समझेंगे हम? देखो, हमें प्रकृति ने सब चीज़ें दी हैं, पेड़ पौधे, बहुत सारे जितने भी पदार्थ हैं, जैसे कि जो लोहा, जस्ता, हीरा, सोना, चांदी, कोयला, मिट्टी, पेड़ पौधे, बहुत सारे फ्रूट्स। अब उनको गेहूँ, जैसे हमने गेहूँ उगाया प्रकृति से, जब हमने उगाया तो हमें गेहूँ मिला। तो एक मानव जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर क्या करेंगे? बड़े बड़े फ्लाईओवर बनवाएंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, सड़कें बनेंगी, हाईवे बनेंगे। तो ये किसका काम है? ये काम है, सरकार उनको ऑर्डर देती है और सरकार के द्वारा जितने भी जो इंजीनियर्स होते हैं वो उसको बनवाने में उसका पूरी वो होती है, उनका योगदान होता है। अब ऐसे तो नहीं है कि मैं जाके किसी फ्लाईओवर को बना दूंगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी जो संख्या है जो इस तरीके के पढ़ाई करते हैं, वो एक हाईवे बनवाया। आपने देखा होगा देश में कितने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, पहाड़ों को काट काट करके भी बहुत अच्छे रास्ते बन रहे हैं। तो ये सब क्या है? एक मानव संसाधन है। मानव उस प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों को अपने अनुसार उसको ढाल सके ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के काम आ सके। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे गेहूं से आटा बना, आटे से बिस्किट बने, ठीक है, फिर आपकी मैदा बनी। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो मानव ने ही बनाई हैं। हमें तो सीधा सीधा प्रकृति से गेहूं मिला था, ठीक। अब गेहूं मिलने के बाद उसके इतनी सारी उपयोगी पदार्थ बना दिए गए, तो ये सब मानव संसाधन है, ठीक है। तो जो मानव संसाधनों के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, मानव ही इन मिले हुए पदार्थों, इन मिले हुए जो जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको संसाधन बनाने में, उसका विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मनुष्य है, यानी कोई भी व्यक्ति। जैसे एक टीचर है तो वो टीचर पढ़ के पढ़ाई कर, जैसे आप टीचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी जो भी आपने फॉर्म भरे होंगे, या कुछ टीचर्स भी हैं, तो वो एक ऐसा संसाधन है जो बच्चों को, आने वाले बच्चों को बहुत अच्छे से उनका विकास करेंगे। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बनेगा, कोई बहुत, मतलब हर फील्ड है, हजारों फील्ड है बच्चों के, जो हम टीचर्स के द्वारा उन बच्चों को बनाया जाता है। तो मानव महत्वपूर्ण संसाधन है। उन मिलने वाली कच्ची मिट्टी, एक तरीके से मान के चलें कि जो कच्ची मिट्टी के रूप में हमें सब कुछ मिलता है, उसको कैसे उपयोगी बनाया जाए, ये एक पढ़ा लिखा मानव कर सकता है। इसलिए उसको मानव संसाधन लोगों को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? ये जितने भी तुम्हें मैं क्वेश्चन करा रही हूँ मानव संसाधन से रिलेटेड, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न में लिया है।
विश्व में जनसंख्या का, आसमान का मतलब जानते हैं बच्चों, जो जिसका आसमान का मतलब होता है, जैसे कि कहीं पे तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और कहीं पे बहुत कम जनसंख्या है, इसलिए आसमान का मतलब होता है वितरण के कारण। अब इसको देख लेंगे, अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? सबसे पहला है भौगोलिक कारक, जो हमारा जो हमारी ज़मीनी भौगोलिक कारक है, जैसे कि पृथ्वी का जो आकार है, स्थलाकृति, वहाँ की जो स्थलाकृति है, जलवायु, वहाँ पानी किस तरीके से मिलता है, दशाएं, वहाँ का जो दशाएं हैं, जैसे कि कितने पहाड़ हैं, कितनी समतल भूमि है, कितना बर्फीला स्थान है, ठीक है। मृदा, वहाँ की मिट्टी कैसी है, भुरभुरी है या बहुत उपजाऊ है या बहुत ही ज़्यादा खराब मिट्टी है, जल और खनिज, ठीक है, आदि भौगोलिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है बच्चों कि भौगोलिक कारक जनसंख्या, आसमान जनसंख्या को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, उसके कौन कौन से कारण हैं। तो ये 3 में से 2-3 कारण दे देंगे और कुछ गलत कारण 3 ऑप्शन में डाल देंगे, तो आपको पहचानना है। नंबर 1 स्थलाकृति, नंबर 2 जलवायु, नंबर 3 दशाएं, नंबर 4 मृदा, जल, खनिज। अब ये क्या है? स्थलाकृति का मतलब होता है बच्चों जो आपकी भूमि है, जैसे भारत है, जैसे कि भारत है, कनाडा है, मतलब ऐसे मान के चलो। तो जो भारत का जनसंख्या वो है, स्थलाकृति वो बहुत अच्छी है हर चीज़ के लिए। पहाड़ भी हैं, बर्फीली जगहें भी हैं, समतल भूमि बहुत ज़्यादा है, उपजाऊ मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मौसम के हिसाब से हर तरीके का आपको क्या मिलता है, भोजन मिलता है, गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, दालें मिलती है, तिलहन मिलते हैं। मतलब भारत ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं उगा सकता। तो कम उगा सकता, हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पे कम पैदावार होती हो, लेकिन होती ज़रूर है क्योंकि यहाँ की स्थलाकृति बहुत अच्छी है। वैसे ही आप कनाडा में देखेंगे तो वहाँ क्या है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, इतना ठंडा इलाका है। जो जैसे कि आपके मतलब जो यूरोपियंस देश हैं वहाँ पे इतना इतना ठंडा है कि वहाँ भोजन नहीं मिलता, वहाँ नॉन वेज पर डिपेंड हो जाते हैं, या कुछ ऐसी उनके फूड हैबिट्स होती हैं कि उनको खाना, जैसे हमारे यहाँ रोटी, कभी विदेश जाके देखो बच्चों, आप तरस जाओगे रोटियां खाने के लिए, ब्रेड खाने को मिलेंगी, वो भी मैदा की, वो भी बाहर से ही आता है। तो इस तरीके से स्थलाकृति जो आपको उपजाऊ भूमि मिले उसके हिसाब, वहीं तो ज़्यादा होंगे लोग जहाँ पे अच्छी मिट्टी होगी, जहाँ पे अच्छी भूमि होगी, जहाँ पे रहने लायक जगह होंगी। तो अब बर्फीली जगहों में तो जाके नहीं रह सकते ना, हिमालय पे जाके रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना। वही बहुत ही ऋषि मुनि टाइप के लोग हैं, या बहुत जो वहाँ पे तपस्या करते हैं, एक दो इक्का दुक्का मिल जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। वैसे ही स्थलाकृति हमारा हमें सहयोग करती है। भौगोलिक कारक पहला है। जलवायु कि पानी कैसा है। अब आप देखो कि आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली में कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, लोग वहीं की तरफ भागेंगे। कहीं पे बिल्कुल पानी नहीं है, गंदा पानी आ रहा है या बहुत कम पानी आता है, सुबह से आके फिर मतलब 24 घंटे में एक ही टाइम पानी आ रहा है, तो वहाँ की स्थलाकृति थोड़ी, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर कम मिलेंगे, जहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हैं। तो जो जलवायु की वजह से आसमान होती हैं, कहीं जनसंख्या कम कहीं ज़्यादा, उसका एक कारण ये भी है कि पानी की जलवायु की व्यवस्था कैसी है, वहाँ की दिशाएं कैसी हैं, मृदा, जल, खनिज आदि, ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार। इसलिए जनसंख्या को के वितरण को प्रभावित ये चीज़ें सारी करती हैं। सेकंड है बच्चों आपका सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक केंद्र लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, और धर्म इतने ज़्यादा असमान तरीके से भी हैं कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि जहाँ कोई एक धर्म होगा वहाँ लोग उस धर्म के ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ दूसरा धर्म होगा वहाँ, मतलब धर्म के हिसाब से ही आपका जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा होगी। सांस्कृतिक कारक होंगे, जैसे कि ट्राइब्स हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम मिलती है, और जो शहर हैं, गांव हैं, वहाँ ही कई तरीके के धर्म के लोग बेशक रहते हों, लेकिन वहाँ पर सुविधाएं भी ज़्यादा होती हैं, और वहाँ की सांस्कृतिक, जैसे कभी दीपावली मन रही है, कभी होली हो रही है, कभी नवरात्रे हो रहे हैं, कभी ईद हो रही है, कभी क्रिश्चियंस का त्यौहार हो रहा है, तो उधर की तरफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको व्यक्ति यानी समाज मिलेगा।
ठीक है। लेकिन जो ट्राइब्स होते हैं, जो आदिवासी इलाके होते हैं, वहाँ इस तरह के कोई फंक्शंस या प्रोग्राम्स वगैरह नहीं होते हैं, तो वहाँ जनसंख्या बस उतनी होती है, उनकी एक दो चीज़ें होती हैं और वहाँ की जनसंख्या भी विरल होती है। विरल का मतलब होता है कम होती है। तो सांस्कृतिक केंद्र लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते हैं, जहाँ ये इस तरीके के प्रोग्राम्स वगैरह या इस तरीके की सांस्कृतिक जो भी तरीके होते हैं उस तरीके, जैसे कि अभी मैंने कल देखा कि हाँ, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कलश यात्रा निकल रही थी, तो हजारों की संख्या में लोग वहाँ से महिलाएं सर पे कलश रख के और बहुत सुंदर तरीके से सज धज के जा रही थी। तो ये ट्राइब्स इलाकों में नहीं हो सकता, ये उन घने बसने वाली जगहों पर होगा, क्योंकि वहाँ पर सांस्कृतिक जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, वो आकर्षित का केंद्र बनती हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है। थर्ड है बच्चों सामाजिक कारक। सामाजिक कारक क्या होता है? अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, शांति और व्यवस्था वाले लोग अधिक घने आबादी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। कैसे? जहाँ पर आपको अच्छा आवास यानी बहुत बढ़िया मकान मिलेंगे, अच्छी सोसाइटीज़ मिलेंगी, जहाँ सुविधाएं सारी होंगी, यानी कि पानी की, बिजली की, जो आपकी बहुत अच्छी ग्रोसरी के सामान मिलेंगे, मॉल्स होंगे, इस तरीके की जो जगहें होती हैं वहाँ पर ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि बसेंगे ही वहीं ना जहाँ सुविधाएं होंगी। इसके अलावा शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए, आसपास अच्छे स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होनी चाहिए, आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल तो मेट्रो चल गई, तो लोग जहाँ पे मेट्रो का आवागमन होता है वहाँ पे जो लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। और हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हों, लड़ाई झगड़े ना हो, शांति से लोग एक दूसरे के साथ रहते हों, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी जाति के हों। ये जितनी व्यवस्थाएँ होंगी जिस जगहों पर, वहाँ पर ज़्यादा आबादी आपको मिलेगी। तो बच्चों जो मैं ये पढ़ा रही हूँ अपने दिमाग में बिठा लो, ये KVS, NVS और जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उसकी और भी वैकेंसीज़ हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप उनको ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा के जीवन में हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, हमारे सामने रहती हैं, लेकिन हम पढ़ने की तरीके से उसको सोचते ही नहीं है। ठीक है, तो एक कारक ये हो गया। नेक्स्ट है आपका लास्ट, आर्थिक कारक। सबसे महत्वपूर्ण कारक मुझे जहाँ तक लगता है आर्थिक होता है, क्योंकि हम जब तक भोजन के पैसे की हमारी अर्निंग नहीं होगी, हमारा क्षेत्र विकास नहीं करेगा, तो कैसे जनसंख्या वहाँ पर जाएगी। उसका एक कारक है औद्योगिक क्षेत्र, खनिज क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं बच्चों, जहाँ खनिज क्षेत्र होते हैं, जैसे कि बहुत आपका लोहा, जस्ता, पीतल, चांदी, सोना, कोयला, हीरे जवाहरात और यहाँ तक कि डीजल पेट्रोल भी निकलते हैं, चाहे हमारे देश में हो या किसी अन्य देश में हो। ये जितने भी क्षेत्र होंगे जहाँ पर, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के अवसर आपको ज़्यादा मिलेंगे। इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, उसका एक कारण है उनको इन क्षेत्रों में काम करके आर्थिक विकास होता है, उनको पैसा मिलता है। एक क्वेश्चन और है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है या बढ़ती जा रही है, क्यों? बहुत ही ज्वलंत, बहुत ही टेंशन का है ये क्वेश्चन कि जनसंख्या विश्व की क्यों बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमारी धरती तो उतनी है, धरती पे संसाधन भी उतने ही हैं, लेकिन इतनी तीव्र गति से अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो ये सोचने का विषय है बच्चों। क्यों विश्व की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है? क्योंकि विश्व में चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के कारण स्वास्थ्य की दिशाओं में वृद्धि हो गई है, जिससे मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। देखो पहले बच्चे 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे होते थे, उनमें से 6-7 बच्चे ही जीवित रहते थे, ज़्यादातर बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। उसका मेन कारण क्या था बच्चों? उसका मेन कारण था जो हमारी चिकित्सा पद्धति है बहुत वीक थी पूरी दुनिया की, यानी कि जो दवाइयाँ थी, मेडिसिन थी, जो बीमारियाँ होती थी तो एकदम से ठीक नहीं होती थी, और कभी हैजा हो रहा है, कभी किसी को डायरिया हो रहा है, इस तरीके की जितनी भी बीमारियाँ थी, टीबी की बीमारी, इसके टीकाकरण हुआ जब टीबी की बीमारी में से बहुत लोग मरते थे, और भी बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी थी जिनका इलाज नहीं था, यानी स्लो इलाज था, तब तक व्यक्ति मर जाता था। तो ये जब चिकित्सा विज्ञान में प्रगति हुई तो मृत्यु दर घट गई, और वो जो सॉरी, तो जब मृत्यु दर घटेगी तो जो हमारा जनसंख्या है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। और इसका जो ये पिरामिड होता है,
ये भारत का प्रामीण बहुत अच्छा है, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा जीवित होंगे तो आपकी यंग जनरेशन ज़्यादा देश में बढ़ेगी। क्योंकि जब अगर बच्चे जल्दी कम अवस्था में या पेट में ही मर जाते हैं तो जो बुज़ुर्ग लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है और यंग लोगों की घट जाती है। तो सबसे बेस्ट पार्ट तो यही है चिकित्सा विज्ञान में प्रगति का, कि मृत्यु दर में कमी आई, तो जिससे कि आपकी यंग जनरेशन में बढ़ोतरी आई। लेकिन ये एक चिंता का विषय भी है बच्चों, इसको उल्टा करके देखो, नेगेटिव क्वेश्चन भी किया करो कि जनसंख्या विश्व में जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, इसकी चिंता का क्या कारण है। तो ऐसे क्या चिंता कर सकते हैं हम। तो इससे हमारी पूरी पृथ्वी पर भी जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पूरी पृथ्वी के संसाधनों पे प्रेशर है। जो भी जितने भी दोहन हो रहे हैं, पहाड़ों को काट काट करके मकान, बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं, तो उससे क्या है कि जो समुद्र का जो पानी का जो व्यवस्था है, एक दिन ऐसा ना आ जाए कि सारी जो पहाड़ रोक रखे हैं जिन्होंने इन चीज़ों को, क्योंकि प्रकृति ने तो बहुत अच्छी चीज़ बनाई है कि जहाँ पहाड़ चाहिए वहाँ पहाड़ बनाए हैं, जहाँ ऊंची मिट्टियाँ चाहिए, जहाँ नीचे समतल चाहिए, सब कुछ दिया हमें प्रकृति ने। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण जब ज़्यादा मनुष्य विकास करेगा बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करेगा संसाधनों का, तो ये एक चिंता का विषय भी है जनसंख्या में तीव्रता से। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान में बहुत अच्छी से प्रगति हुई है और बहुत अच्छी बात है, किसी भी बच्चे को की मृत्यु दर में एक भी बच्चे की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। पर हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि बच्चे जब हम पैदा करें तो बहुत सोच समझ कर जनसंख्या को कंट्रोल करने में करें, क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल रहेगी तो संसाधनों का दोहन कम होगा, आने वाली पीढ़ियों को हम अपने ये जो हमारी धरोहर है उसको और आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, विश्व में चिकित्सा सुविधाओं के कारण जन्म दर बढ़ गई है और मृत्यु दर घट गई है। ठीक है, आप सिर्फ इतना भी बता सकते हैं, वो तो MCQ आएंगे कि जब विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मृत्यु दर घटी है और जन्म दर बढ़ी है, जिससे प्राकृतिक वृद्धि दर बढ़ गई है। ठीक है, थर्ड है आपका कृषि औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र के विकास से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ गया है। ठीक है, जिसने जनसंख्या वृद्धि को प्रेरित किया है। कृषि औद्योगिक क्षेत्र के विकास से मतलब जो पहले खेती होती थी वो क्या होता था, हाँ बैल होते थे ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो मनुष्य खुद ही बैल बन जाता था, खुद ही जोत रहे हैं खेत को, ये दो आदमी आगे से उसको मतलब इतने संसाधन नहीं था। आज एक से एक कंपनियों ने बहुत अच्छी अच्छी औजार हथियार बना दिए, मशीनें बना दी हैं, जैसे कि गेहूँ काटने की, धान निकालने की, खेतों को जोतने की। ये सब जो हो गया है वो कृषि में वृद्धि के कारण हुआ है। और जितना ज़्यादा कृषि में वृद्धि होगी उतना ज़्यादा जनसंख्या जो विकास का स्तर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों वो कृषि से ही आते हैं, या जो जितने भी हम संसाधन लेते हैं जैसे कि खनिज वगैरह हैं, उन सबको दोहन कर, पहले क्या था, एक फावड़ा होता था, उससे ही गड्ढे खोदे जा रहे हैं, नीचे देखा जा रहा है लोहा वगैरह निकलेगा नहीं, जस्ता निकलेगा कि नहीं, क्योंकि हमें कितनी ज़रूरत होती है लोहे की, पीतल की, चांदी की, सिल्वर की, ये सब कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं। आज मशीनों से निकाल दिया जाता है सब कुछ, जो काम एक 6-6 महीने में होता था वो 2-2 दिन में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जीवन स्तर ऊंचा उठ गया है, जिसने जनसंख्या वृद्धि को प्रेरित किया है। काम बहुत जल्दी होते हैं, कृषि का विकास बढ़ गया है, किसान तो अमीर हो ही रहे हैं, उसके अलावा जो अन्य लोगों को रोजगार मिल रहे हैं वो भी बहुत मतलब उसका वो एक बहुत बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि में है। पहले क्या होता था, एक खेत होता था, 20 लोग घर के सारे खेती में ही लगे हुए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता ना। ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं या जॉब पे जा रहे होते हैं, 2-3 लोग कृषि में काम कर रहे होते हैं, उसका एक कच्चा कितनी भी ज़मीन है उनके, कारण है कि काम मशीनों से होने लगा है। तो उम्मीद है बच्चों आज का जो अभ्यास प्रश्न है आपको लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, नेक्स्ट विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण, या विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है क्यों, ये मैंने 3 क्वेश्चन आज आपको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करके बताए हैं। जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं दिखा रही हूँ, उन सबको बहुत ध्यान से सुने और देखें और क्वेश्चन अपनी डायरी में नोट कर लें। आप एक ऐसी डायरी बना लें जो आपका NVS और जो इसके KVS के फॉर्म निकले हुए हैं उसकी तैयारी आपकी अच्छी से हो जाए। हमने वीडियो डालनी शुरू कर दी हैं, बहुत सारा मटेरियल पहले भी उसमें पड़ा हुआ है, बहुत
वीडियो हैं जो सारे एग्ज़ाम्स की टीजीटी पीजीटी की और एलटी ग्रेड वगैरह की तैयारी कराई गई थी, तो वहाँ पर जाकर देखें। और जो अब से तैयारी करा रहे हैं वो बिल्कुल नए सिरे से तैयारी करा रहे हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ें। आपको ऐसी ही कोई वीडियो मिलने के लिए आपको करना क्या है, बेल आइकन को प्रेस करना है और उसको ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।